हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। 5 किलोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। नमस्कार, हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल के सहयोगी न्यूज लाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड के भूमि कानून को वहां की सरकारों ने तंत्रविहीन बना दिया है। अपनी पुश्तैनी जमीन को बनाने के लिए लोग प्रयासरत हैं, चिंतित हैं और कठोर भूमि कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। इसी तरह शीघ्र ही विधानसभाओं के क्षेत्रों का परिसीमन होना है और आशंका है कि पहाड़ के में सीटें घट जाएंगी। इन 2 मुद्दों पर उत्तराखंड चिंतन ने हाल में यहाँ एक विचार गोष्ठी की। इसमें मुख्यतः 2 वक्ता थे, कॉमरेड पुरुषोत्तम शर्मा और मैं डॉक्टर हरीश लखेड़ा। आइए इस गोष्ठी में क्या हुआ सुन लेते हैं और उसके बाद इसका सार संक्षेप मैं आपको बताऊंगा कि गोष्ठी में क्या हुआ। रखेंगे और उसके बाद उसके हिसाब से हम दूसरा जो परिसीमन का पक्ष है उस पर भी विचार करेंगे। धन्यवाद। उत्तराखंड चिंतन संगठन का सबसे पहले आभार जिन्होंने मुझे मौका दिया। मैं किसी औपचारिकता में गए हुए सीधे अपनी बात रखना चाहता हूं, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत पहले से ये मांग चल रही है कि एक कठोर कानून होना चाहिए और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर। लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ का जो भी प्रशासन में है, नेता हैं, चाहे कोई भी पार्टी के, वो आँख कान बंद करके बैठे हैं। मैं थोड़ा ये भी बता दूं कि इस पे मैंने लगभग 5-6 महीने पहले मेरा एक हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल है जो ख़ासतौर पर हिमालय के इतिहास, संस्कृति, भाषा वगैरह पे काम कर रहा है। उसमें इसकी 2 वीडियोज़ हैं। तो मैं इसमें साफ ये कह देना चाहता हूँ कि हमारी जो भूमि कानून को लेकर बात हो रही है, हमें लोगों को ये बताना होगा, क्योंकि कई लोग हमसे ये चर्चा करते हैं। मेरी वीडियो में भी ये कमेंट्स आए थे कि आप लोग भी शहरों में हैं, जैसे नौटियाल जी ने भी कहा। तो हम इसमें लोगों को ये ज़रूर बताना होगा कि हम बात कर रहे हैं सिर्फ कि आप देहरादून में बसिए, नैनीताल बसिए, कोटद्वार बसिए, रुद्रपुर बसिए, कोई आपत्ति नहीं है शहरों में। हम सिर्फ गाँव की ज़मीन की बात कर रहे हैं और ये ज़मीन फिर हम अपने लिए ही नहीं बचा रहे हैं। यदि ये ज़मीन पे, गांव की ज़मीन पे भी आप वहाँ ज़मीन में आप लोग बसेंगे तो फिर पेड़ भी कटेंगे, ग्लेशियर भी घटेंगे और नदियाँ भी सूखेंगी और गंगा यमुना भी सरस्वती हो जाएंगी। तो फिर ये जो कम से कम 60 करोड़ लोगों का जीवन गंगा यमुना के पानी पर निर्भर है, वो रेगिस्तान हो जाएगा। भूखे मरेंगे भारत के लोग। नहीं तो हमें ये बताना है उनको, सिर्फ ये उत्तराखंड को बचाने का नहीं कि हमारी भूमि हमें मोह है। इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी है, जैसे नौटियाल जी ने कहा। नहीं तो हमें भी कहेंगे लोग पहाड़ चले जाइए। ये बिल्कुल सही है। अब मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश की। हम कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का कानून क्यों हमारे पास होना चाहिए। दुर्भाग्य से ये है कि हमारी जो नीचे की बेल्ट है, रोहेलखंड, वहाँ पे उस तरीके समृद्ध लोग नहीं है कि वो जाते तो समृद्धि हमें देते। हिमाचल में हरियाणा और पंजाब के लोग हैं, समृद्ध हैं, वहाँ गए समृद्धि ले गए। हमारे गए झाझा गए, अपराध, क्राइम और सब कुछ ले गए। और कुछ लोगों को मुझे आप मेरी विचारधारा जो भी हो, लेकिन मैं यहाँ पे सच बता रहा हूँ कि हम विरोध तो करते हैं कि टाटा बिरला वहाँ ज़मीन न ले, लेकिन वहाँ मजार और उसके सारी जंगलें वहाँ बड़ी तादाद में कब्जा हो रहे हैं, उसका आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कानून सरकार बना भी देगी, लेकिन मज़ारों का आप क्या करेंगे। और मज़ार में भी वो कौन सी तपस्या करें। आप हिस्ट्री पर रहिए उत्तराखंड की कि इन रोहेलों और मुस्लिम आक्रांताओं ने वहाँ के मंदिर तोड़े थे। वो आक्रांता थे, इसलिए वो मज़ारें वहाँ रहनी भी नहीं चाहिए। हाँ, आप रोजगार पे जाइए, हमारा स्वागत है सबका। हिमाचल की मैं बात कर रहा था, तो जब परमार साहब पहले मुख्यमंत्री बने तो वो गए थे इधर कुल्लू मनाली। उन्होंने अपने साथ कहा कि ये किसका मकान है, होटल। तो उन्होंने नाम लिए जो गैर हिमाचली थे। जब वो वापस गए हिमाचल तो उनका पहला आदेश था कि उन्होंने भू कानून का आदेश लाए थे। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि आप कैसे कहेंगे कि उन नेताओं को, जिनके की कई नेताओं के कॉलेज चल रहे हैं, 1-1 रुपये में, एक बड़े, आपको पता है बड़े स्वामी हैं, उनको 1 रुपये में ज़मीन दी है। आप किस ज़मीन की बात कर रहे हैं। कई नेता हैं, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, उनको बड़ी कॉलेज और उनके NGO पे ज़मीन दी है सरकारों ने। और ये काम BJP ने भी किया और कांग्रेस ने भी। मैं सब की बात करूँगा, दोनों ने किया है ये काम। आप कैसे ज़मीन बचाएंगे। अब ये है कि हमें जो कानून है, थोड़ा सा मैं उसका बता देता हूँ कि ये क्या था। आपको याद होगा, वैसे सभी उत्तराखंड के लोग हैं।
कि जब एनडी तिवारी सरकार बनी थी तो इन्होंने एक कानून लाए थे, ये तिवारी जी के, ये था कि औद्योगिक, अच्छा मैं यही से बता देता हूँ पहले थोड़े, कि उत्तराखंड सरकार की ये भूमि कानून ये है कि पहाड़ी राज्यों के भाजपा ने दिसंबर 2018 में एक प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार कानून 1950 में संशोधन किया। इसमें धारा 143 का जोड़कर प्रावधान कर दिया कि औद्योगिक उपयोग के लिए भूमिधर स्वयं भूमि बेचे या फिर उसमें कोई भूमि खरीदे तो उस भूमि को आकर्षित करने के लिए कोई नई प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। मतलब मैंने इनको इंडस्ट्री के लिए दी तो वो भूमि अपने आप उसका लैंड यूज बदल जाएगा। उसके बाद और क्या, इन्होंने उद्योग लगाने के लिए भूमि खरीदती उसका उपयोग स्वतः बदल जाएगा और वह आकर्षित योग्य हो जाएगी। इसी कानून में धारा 154(2) जोड़ी गई। इसके तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति 12.5 एकड़ ज़मीन खरीद सकता है भूमि। और उत्तराखंड में 2002 में कांग्रेस ने बाहरी लोगों के लिए जो था 500 वर्ग मीटर तय की थी। उसके बाद खंडूरी जी आए तो उन्होंने इसे घटा दिया था, उसे उन्होंने 250 स्क्वायर मीटर कर दिया था। लेकिन 2018 में त्रिवेंद्र सरकार आई और त्रिवेंद्र रावत ने ये कर दिया। एक बार निजी तौर पर मेरी त्रिवेंद्र रावत जी से बात हुई थी, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत मेरे सीनियर रहे हैं लैंसडाउन जयरीखाल कॉलेज में। और फिर जब मैं देहरादून पढ़ रहा था तो वो मेरे रूम में आते थे, रोटी बनाते थे, जाते थे, क्योंकि नए थे, मन नहीं लगता था, तो उन्हीं को मैं जानता था। इस हक से मैंने जब वो मुख्यमंत्री उनको पूछा कि ये क्या हो रहा है, तब ये एकड़ वाला नहीं लाए थे। उन्होंने कहा यार वहाँ कोई तो रहेगा, कोई रह नहीं रहा। तो अब इसके बाद कोई सवाल ही नहीं था मेरे पास कि मैं उनको करता। उन्होंने कहा सब लोग तो आप लोग बाहर आ गए, वहाँ कोई तो रहेगा। तो वो जो 12.5 एकड़ लाए थे उसमें क्या हो रहा है कि कई मेरे दोस्त हैं, मैं जानता हूँ, वो 12.5 पति पत्नी का नाम लिया तो 25 एकड़ ले लिया उन्होंने। और शानदार तरीके से, खासतौर पे नैनीताल की बेल्ट में ये बहुत बड़ा काम हो गया है। ये सारी बिक गई नैनीताल की, इधर भी हो रखा है ये मसूरी वाली बेल्ट में भी। अब ये कह सकते भाजपा और कांग्रेस, जो मैंने पहले कहा, इन्होंने ये काम किया था। इसको अब कैसे रोके, क्या रोके, हम लोगों को सोचना होगा। एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो ज़मीन ही नहीं रहेगी तो हमारी संस्कृति कहाँ बचेगी। आप कहीं मत जाइए, सामने ही चले जाइए, थारू बोक्सा, उनकी ज़मीन, वहाँ के मालिक होते थे वो। लेकिन जब भारत विभाजन हुआ और पश्चिमी पाकिस्तान से लोग यहाँ आए थे, आज वो आप जानते हैं वहाँ क्या हुआ, उधम सिंह नगर क्या हुआ, कहानी मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आज वहाँ पे जो थारू बुक्सा है वो वहाँ पर वो उनका मजदूर हो गया है। तो क्या उत्तराखंड में हम भी ऐसे हो जाएंगे, ये हमें डर है। ये दो बातें हो गई, एक तो नदियाँ सूखेंगी, सब सूख गया, बंजर हो जाएंगे खेत, ये सारे भारत की चिंता होनी चाहिए। और दूसरी हमारी चिंता कि हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी, हमने राज्य बनाया, ये क्या हुआ। अब मैं थोड़ा ब्रीफ आपको ये बता देता हूँ कि कौन से कानून भारत भर में क्या है। मेरा टाइम हो जाए थोड़ा बता दीजिएगा, है, मैं स्टॉप कर दूँगा। हिमाचल में अनुच्छेद 371 लागू है और इसके तहत कोई भी व्यक्ति वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता है। हिमाचल भूमि सुधार कानून 1972 के तहत प्रदेश में बाहरी लोग भूमि नहीं खरीद सकते। गैर हिमाचली नागरिक को वहाँ भूमि खरीदने की कोई अनुमति नहीं है। व्यावसायिक प्रयोग के लिए भूमि किराए पर ली जा सकती है। अब ये देखिए, लेकिन वहाँ भी क्या किया कि भाजपा सरकार ने 2007 में एक धारा लाई, एक दाए वो 118, उसमें उन्होंने धारा में संशोधन किया। उसमें ये कह दिया कि हिमाचल में जो 15 साल से रह रहा है वो बाहरी लोग खरीद सकते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी वही काम वहाँ कर रही थी जो उत्तराखंड में कर रही थी। और इसमें क्या हुआ, लेकिन जब विरोध हुआ तो उन्होंने उसको 30 साल कर दिया। अब आ जाइए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में तो आप जानते हैं 370 थी, वहाँ खरीद नहीं सकता था। अब नया एक राज्य बन गया है यूटी, उसमें लोग खरीद सकते हैं। लेकिन वहाँ तो पूरा वो गोली मार देते हैं, वहाँ कोई खरीद भी नहीं पाएगा, डर के मारे उनकी ज़मीन तो बचेगी। हिमाचल का उन्हें कर दिया, वो भी उनकी ज़मीन भी बच जाएगी। हमारा क्या होगा। अब आप सुनिए नॉर्थ ईस्ट का, जो 8 बहनें हैं सिक्किम समेत, बाकी 7+8, वहाँ पे ये तो छोड़िए कि बाहर का, वहाँ तो मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल में तो ये है कि 1873 का बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट है। इसमें इनर परमिट लागू व्यवस्था है वहाँ पे। और वहाँ पे एक स्टेट का दूसरे स्टेट में भी नहीं खरीद सकता, वहाँ तो ये भी है। और सिक्किम में जो है 371F लागू है। इसके तहत सिक्किम के विशेष शक्तियों का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद की वजह से सिर्फ स्थानीय लोग ही राज्य में ज़मीन खरीद बिक्री कर सकते हैं। बाहरी लोगों को राज्य में संपत्ति खरीदने का कोई हक नहीं है।
इसके बाद अब मैं आता हूँ अरुणाचल में भी अनुच्छेद 371H है वहाँ पे। इसके तहत राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर राज्यपाल का विशेष अधिकार है और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तरह वहाँ पर भी स्थानीय लोगों को ज़मीनों पर मालिकाना अधिकार दिया गया है। बाहरी लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। नागालैंड, वहाँ भी 371A लागू है। इसके तहत वह व्यक्ति जो नागालैंड का स्थायी निवासी नहीं है वह ज़मीन नहीं खरीद सकता है। और उसके अलावा है कई मामले ऐसे हैं जहां दखल नहीं दी जा सकती। इसमें ज़मीन का स्वामित्व है, खरीद फरोख्त है, धार्मिक मामले और भी कई हैं इसमें। मिजोरम, यहाँ पे 371G लागू है और इसके अनुसार स्थानीय मिजो समुदाय के लोगों को परंपरागत अधिकार मिले हैं। वहाँ भी ज़मीन का मालिकाना सिर्फ वहाँ के स्थानीय लोग आदिवासियों को मिला है। बाहरी लोगों को उद्योग धंधों की स्थापना करने के लिए सरकार से ज़मीन खरीदनी होती है, न कि लोगों से। और भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कानून 2016 में यह प्रावधान किया गया था कि प्राइवेट कंपनियां वहां सरकार से ज़मीन खरीद सकती हैं, लोगों से नहीं। असम में 371B है और इसके तहत जो है कि आदिवासी इलाकों में बाहरी लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते। मणिपुर, वहाँ पे 371C लागू है और वहाँ भी असम की तरह यही है। गोवा, ये गोवा में भी है 371I। यहाँ भूमि की बिक्री संपत्ति के स्वामित्व पर कानून बनाने का अधिकार है, वो राज्य अपना अधिकार बना सकता है। कर्नाटक, वहाँ भी 371J लागू है और इसके तहत कोई व्यक्ति जो किसान नहीं है और जिसकी सालाना आय 2 लाख से ज़्यादा है कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। उद्योग धंधों के लिए ज़मीन खरीदने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। तमिलनाडु, वहाँ पे 59.95 एकड़ से ज़्यादा कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। मकान बनाने के लिए ज़मीन खरीदने की स्थिति में खरीदार को ये साबित करना होता है कि वह पिछले 10 साल से उस ज़मीन का इस्तेमाल कृषि भूमि के रूप में उसका नहीं हुआ है, मतलब वो कृषि भूमि योग नहीं हो रहा था उस पर। इसके अलावा आदिवासी जो बहुल राज्य हैं वहाँ पे भी अलग अलग प्रावधान हैं और अनुसूचित इलाके हैं कई, वहाँ पे पूरी तरह रोक है। झारखंड के जैसे संथाल परगना में काश्तकारी कानून और छोटा नागपुर काश्तकारी कानून के तहत वहाँ कोई गैर आदिवासी ज़मीन नहीं खरीद सकता। अब उत्तराखंड में क्या है कि कोई भी किसी से भी 12.5 एकड़ खरीद सकता है, उसमें सरकार नहीं आ रही बीच में, कोई कहीं नहीं आ रही है। और एक और केस हो रहा है कि ज़मीन खरीदी थोड़ी सी टुकड़े की और कब्जा कर दिया यहाँ तक, या कई अंगूठे लैंसडोन में ये केस हुए हैं कई। ये हमारे जो डिखनी खाल ब्लॉक है उस इलाके में ये ज़मीन खरीद में पता नहीं क्या क्या साइन करा दिए और जब कब्जा लेने गए तो इतनी खरीदी यहाँ तक कब्जा कर दिया। अब वो जब कोर्ट में गए तो कोर्ट में क्या होता है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये वहाँ पे हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि हम कैसे अपनी ज़मीन बचाएं। अब मैं कहीं रह रहा हूँ, मेरी ज़मीन वहाँ पड़ी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई भी उसको, जैसे मुख्यमंत्री ने मुझे कह दिया कि आप रहते नहीं है तो कोई तो रहेगा ना, ये तो कोई सवाल जवाब नहीं है। तो अब हमें को यही देखना होगा कि हम उस ज़मीन को कैसे बचाएं। एक और इसमें जरा जोड़ देता हूँ मैं कि 2014, 13, 14, 15 के जब 14 से पहले उस दौरान जो इलेक्शन हुए उससे पहले मैं बीजेपी देख रहा था अमर उजाला में, तो प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार थे तब मोदी, उनकी मैं हर रैली कवर करता था। तो उन्होंने एक बात कही थी कि ये सरकार है, तब यूपीए सरकार थी, कि ये क्यों नहीं करती कि हर गांव में जाए और उस गांव की मिट्टी को देखे कि उस मिट्टी में क्या चीज़ पैदा हो सकती है और उस मिट्टी के हिसाब से वहाँ वो पैदा करें जो भी फसल या फल जो भी हो सकता है। मैं ये कह रहा कि उत्तराखंड में तो उनकी सरकारें ये क्यों नहीं रही है, वो कहाँ गई होती है मिट्टी की बात, ये तो आप कोई हमको उठाना पड़ेगा सवाल। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, एक और कि यहाँ के जितने भी आप देखिए, मैं सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस नहीं कहूँ, कई नेता ऐसे जिनके एनजीओ हैं, 1-1 रुपए में ज़मीन है, कई नेता हैं, मंत्री हैं, उनके कॉलेज चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, उनकी ज़मीन कैसे मिली है? सिर्फ ज़मीन वही नहीं है जो गांव की, या इनको ये कैसे ज़मीन ये चली गई? आरटीआई आप डालिए, मैंने कहा आरटीआई डालिए, जवाब ही नहीं देते। तो अब ये हमको सोचना होगा कि हम अपनी ज़मीन कैसे बचाएं। मैंने पूरा खाका इसमें रख दिया। इसकी 2 वीडियो मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और इसके बाद मुझे लगता है कि आप सुझाव भी दीजिएगा, मैं इस पर वीडियो भी बनाऊंगा। और इतना मुझे कहना था, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दक्षिणा जी, और आपने अपना पक्ष रखा।
इसमें जो मुझे लगता है 2-3 बातें हैं। एक तो आपने जो धर्म का आधार बनाया, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है, क्योंकि हम सब देश के नागरिक हैं, धर्म उसमें नहीं आता है। हम नागरिक होने के नाते हमारा सबका एक मत है, हमें एक वोट का अधिकार है, हमें देश में कहीं भी रहने का अधिकार भी है। जहाँ जहाँ दूसरे स्थितियाँ हैं, जैसे 371 के प्रावधान है वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें अब एक पक्ष मुझे सही लगता है कि शहरों तो ठीक है, लेकिन गाँव की कृषि की जो भूमियाँ हैं वो किसी दूसरे उपयोग के लिए नहीं बेची जानी चाहिए। इससे मैं सहमत हूँ। और वैसे भी अभी कॉमरेड पुरुषोत्तम शर्मा आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में किस तरह से